हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। अभी कुछ दिन पहले यार सिलेबस रिडक्शन की अपडेट आई थी। उसके बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि यार अब प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका अब तक बहुत एक अच्छा स्टडी प्लान नहीं बन पाया है और वो चाहते हैं कि यार एक ऐसा स्टडी प्लान बताया जाए जो 6 मंथ के अंदर हमारा सब कुछ कवर कर दे, 11th भी कवर कर दे, 12th भी कवर कर दे और फुल सिलेबस जितने भी टेस्ट वगैरह हम वो सब भी दे पाए। सर आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ 6 मंथ रिड्यूस सिलेबस का पूरा स्टडी प्लान प्रॉपर में एकदम चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ, मंथ वाइज बताने वाला हूँ कि यार इस मंथ में आप ये पढ़ लो, इस मंथ में ये पढ़ लो। एक ब्रीफ टाइमलाइन भी बताऊंगा कि इस मंथ में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, मैंने अपने टाइम पे कैसे किया था और अब रिड्यूस सिलेबस को कैसे उस चीज में इंटीग्रेट करें, अब तक आपने जो भी किया उस चीज का कैसे फायदा उठाए और अब तक जो बचा है उसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार एक आ जाओ एक ब्रीफ से टाइमलाइन पे। अपने पास अभी 6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। अक्टूबर का थोड़ा बहुत जितना बचा है उसको अगर मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, अगर उसको नहीं भी गिनते हैं तो लेट्स से अक्टूबर के 13 डेज रहने दो। उसके बाद अपने पास पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, प्रॉपर 6 मंथ का टाइम है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो नवंबर और दिसंबर में आप प्रॉपर 11th कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर वो ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, अगर वो 12th क्लास में भी है तो भी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 12th वाला पार्ट मोस्ट कोचिंग्स में जहाँ से भी वो पढ़ रहे हो 12th वाला पार्ट खत्म हो चुका होता है। मैंने पर्सनली 11th वाला पार्ट ही किया था नवंबर दिसंबर में। जैन और फेब में, क्योंकि फेब के आसपास जो 12th वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके बोर्ड्स होंगे, तो बोर्ड्स वालों के लिए मैं हमेशा ही कहूँगा कि यार जैन फेब तो आप पूरा प्रॉपर 12th ही करो। इवन मार्च में भी थोड़ा बहुत वो एक्सटेंड हो जाता है, तो 12th हो गया। फिर मार्च और अप्रैल में आप फुल सिलेबस का प्रिपरेशन करो। मार्च में एक बार कंप्लीट फुल सिलेबस 11th प्लस 12th करो और फिर अप्रैल में एक बार फिर से कंप्लीट फुल सिलेबस 11th प्लस 12th कर लो। ठीक है, ये जो 13 डेज है इसमें क्या करोगे, इसमें मैं कहता हूँ कि आपका जो भी अगर कुछ पार्ट रिमेनिंग बच गया हो, कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हो या फिर कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हो, कुछ भी बचा हो, सब कुछ खत्म करो जल्दी से जल्दी। और अगर कोई मॉक टेस्ट वगैरह हो तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो। बट ये जो रिमेनिंग 13 डेज है अगर इसको नहीं भी इंक्लूड करते हो, प्रॉपर 6 मंथ के अंदर अंदर आप एक बार 11th ढंग से, एक बार 12th ढंग से और फिर 2 बार एक्स्ट्रा रिवीजन 11th की भी और 12th की भी। तो इस चीज को कैसे करना है, कब कौन से चैप्टर्स करने हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि यार काफी स्टूडेंट्स में से पूछ रहे हैं कि यार हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि सबसे एफिशिएंट क्या होगा प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, या फिर पीवाईक्यूज करने का, या फिर डेली टारगेट बनाने का। बहुत सारी चीजें होती है, डीपीपी करना होता है, डेली टारगेट सेट करने होते हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, फिर हमें टेस्ट भी देना है। तो इसके लिए क्या कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है? डेफिनेटली है यार। नीट प्रेप की तरफ से टारगेट बैच जो है वो आपके लिए आ गया। टारगेट बैच में क्या होता है, इसकी जो खास फीचर्स है वो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको एक बहुत बड़ा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक मिलता है जहां पे आपको एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट हर एक इंपॉर्टेंट लाइन में से आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट एक फ्लैश कार्ड वाला फीचर जहां पे आप जल्दी से फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और मेमोरी पावर और रिटेंशन को भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। इसमें आप डेली टारगेट्स भी सेट कर सकते हैं टारगेट सेटिंग फीचर के थ्रू, और सिर्फ ये नहीं, डीपीपी भी आप जनरेट कर सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज भी, जो कि बहुत ज्यादा हाई यील्ड है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की। अगला पार्ट वही आ जाता है कि यार रिसोर्सेज को हम क्या यूज करें। मतलब हमें ये तो पता है कि हाँ भाई नवंबर दिसंबर 11th करो, 12th करो, जैन फेब आइडियली यही करना चाहिए। अपने हिसाब से कोई शेड्यूल बना रहे हो तो बात अलग है, बट उसके बाद फिर कंप्लीट, तो फिर इतना अगर मुझे जल्दी करना है, बिकॉज अगर मैं अभी भी बात करूं नवंबर दिसंबर के अंदर आपको प्रॉपर 11th पूरा खत्म करना है, यानी कि 11th का आधा पार्ट आपको 1 महीने के अंदर अंदर कर देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट का। तो इतनी जल्दी जल्दी कैसे करें, तो मैं कहूंगा 3 ही रिसोर्स पे फोकस करो। पहला एनसीईआरटी, दूसरा हैंडबुक, अब यार ये हैंडबुक क्या बताता हूँ, तीसरा पीवाईक्यूज। तो देखो पीवाईक्यूज आपको हमेशा स्टार्ट पीवाईक्यूज से कर सकते हो, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, आपको जल्दी करना है तो पीवाईक्यूज स्टार्ट कर सकते हो। एक बार माइंड में ये रिवाइज हो जाएगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो माइंड में एक बार ये रिवाइज हो गया। नेक्स्ट आ जाओ एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी आपकी मार्क्ड होगी तो आपको हर एक लाइनों से आपको पता लग जाएगा कि यार ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, हाँ यार ये लाइन तो सुना हुआ है, इस लाइन से क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद जब आप किसी रिसोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एनसीईआरटी बेस्ड कोई रिसोर्स उठा लो, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से कर लो। अब यार ये हैंडबुक क्या है, हैंडबुक बेसिकली एक ऐसा रिसोर्स है जहां पे आप इजीली सारे फॉर्मूले प्लस सारे कॉन्सेप्ट्स, ये पर्टिकुलरली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एप्लीकेबल होता है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में, बिकॉज ऑर्गेनिक में बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं, छोटे छोटे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, छोटी छोटी चीजें होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हैंडबुक क्या करता है, आपको एक या 2 पेज के अंदर अंदर एक चैप्टर की पूरी समरी दे देता है, उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे देता है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे देता है, एनसीईआरटी की लाइनें भी उठा के डाली हुई होती है। तो मेरे टाइम पे मेरे को तो मेरे कोचिंग से हैंडबुक मिला हुआ था, प्लस मैंने, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी हैंडबुक सारे डाल रखे हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहां पे उसके डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में चले जाना, आपको सारे हैंडबुक्स मिल जाएंगे। कुछ नहीं होता, 1-2 पेज पढ़ने होते हैं, आपका पूरा एक चैप्टर काफी हद तक रिवाइज हो रहा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली नहीं हो रहा होगा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस भी जरूर करना, वहां से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं नवंबर में क्या क्या करना है भाई, अब डिटेल में सुन लो। देखो नवंबर में फिजिक्स में यूएनडी कर लो, काइनेमेटिक्स कर लो, बेसिकली मैकेनिक्स पूरा निपटा दो, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर जो कोर मैकेनिक्स है वो नवंबर में कर डालो। केमिस्ट्री में जो 11th का फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री जो हैवी वेट है, जो ज्यादा चैप्टर्स है जिसमें, वो प्रॉपर कर डालो। और बायो में डाइवर्सिटी के अंदर अपने 3 चैप्टर आ गए, अपने एनिमल किंगडम आ गया, प्लांट किंगडम आ गया, डाइवर्सिटी आ गया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया, तो 4 बेसिकली चैप्टर आ गए। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको कर डालो, उसमें एक थोड़ा सा इस बार एम्बिगिटी है कि कॉकरोच आएगा या नहीं, इंसेक्ट लिखा हुआ है, बट आगे क्लियर हो जाएगा। बट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लेना है और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो 2 चैप्टर अपने पास, सेल बायो पूरा अपने को कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं दिसंबर पे। दिसंबर पे क्या करोगे, रिमेनिंग 11th वाला पार्ट करोगे। रिमेनिंग 11th में क्या क्या आता है बताओ। फिजिक्स में सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कर लो, थर्मोडायनेमिक्स वाला जितना भी पूरा चैप्टर है, केटीजी उसमें भी आ गया तो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स कर लो, सॉलिड लिक्विड कर लो, एसएचएम कर लो, वेव्स कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कर डालो, पीरियोडिक टेबल आ गया, पी ब्लॉक आ गया, प्यूरिफिकेशन, ऑर्गेनिक वाला पार्ट पे आ जाओ जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है। आईयूपीएससी से स्टार्ट करो, आइसोमेरिज्म कंप्लीट करना, जीओसी 1 जिसमें अपना एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट आता है, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में। देखो ऑर्गेनिक सीक्वेंस में करो, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करना, फिर आइसोमेरिज्म पे मूव ऑन करो, फिर जीओसी 1 पे मूव ऑन करो जिसमें एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट वगैरह आते हैं। उसके बाद फिर रिएक्शंस पे मूव ऑन करो, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह करो, लास्ट में ये पार्ट कर सकते हो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको मैंने पहले इसलिए लिखा है बिकॉज ये बहुत हाई यील्ड है यार, मतलब आइडियली तो आपको ये सीक्वेंस वाइज तो लास्ट में करना चाहिए, बट यील्ड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जरूर करना ही करना है। बायो में जो अपना बच रहा है, प्लांट फिजियो, अब चैप्टर्स में भी कम हो गए, ह्यूमन फिजियो में भी चैप्टर्स कम हो गए, प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो आपको कंप्लीट करना है बेसिकली, ठीक है। ये अपना 11th हो गया। नवंबर दिसंबर 11th खत्म। अब हम आते हैं 12th वाले पार्ट पे। जनवरी में आप 12th करो। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। मैग्नेटिज्म में सारे पार्ट्स, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी आ गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आ गया, ईएमआई आ गया, एसी ईएम वेव्स, ये सब कुछ आपको कोशिश करना है कि जैन में ही, मतलब इलेक्ट्रो वाला पार्ट, मैग्नेटिक वाला पार्ट, ये 2 पार्ट आपको एटलीस्ट हो जाए, ठीक है, जिसमें अपना सब कुछ आ गया, कैपेसिटर वगैरह भी आ गया, वो सब पार्ट आपको कर लेना है। केमिस्ट्री में यार फिर से फिजिकल केमिस्ट्री पहले कर डालो, सॉल्यूशंस हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया और थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक कर डालो। पी ब्लॉक का जो 12th वाला पार्ट है, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, वो सब भी कर दो। बायो पे आते हैं यार। बायो पे रिप्रो वाला पार्ट आपको जरूर करना है, जेनेटिक्स वाला पार्ट कर लेना, ह्यूमन हेल्थ हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ये जो जितने भी स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं यार फेब में। फेब में मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको क्या क्या करना है। ऑप्टिक्स कर लेना, ऑप्टिक्स बच रहा है और मॉडर्न वाला पार्ट बच रहा है। मॉडर्न वाले में भी अगर आपको देखा जाए, एक तो रेडिएशन वाला पार्ट, एटम न्यूक्लियर वाला पार्ट और सेमीकंडक्टर वाला पार्ट आपका बच रहा है, वो जरूर कर लेना। केमिस्ट्री में प्रॉपर जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस है, नीम रिएक्शंस वगैरह देख लेना, हैलोजन वाले कंपाउंड्स, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल जो भी है सब देख लेना, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स, ये सब जो प्रॉपर एकदम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कर लेना, ठीक है। बायो में बायोटेक बचेगा, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो लास्ट वाले जो थोड़े मोड़े बचेंगे। मैंने फेब में थोड़ा सा लोड कम रखा है। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे सिर्फ ऑर्गेनिक रख रखा है, बायो में भी लास्ट की जो चीज़ है बायोटेक, इकोलॉजी वगैरह रख रखा है। इसका रीजन ये है कि यार आपके कहीं ना कहीं बोर्ड प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो फेब में ज़्यादा लोड मत रखना। फेब में आप बोर्ड प्रिपरेशन में लग जाओगे, वैसे बोर्ड में भी वही आएगा, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बट फिर भी एक बोर्ड का काइंड ऑफ सब्जेक्टिव तरीके से हम सोचने लगते हैं, थोड़ा बहुत बोर्ड के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो इसको माइंड में रखते हुए मैंने इस चीज़ को इस तरीके से सेट किया। मार्च में आ जाओ यार। मार्च में अगर आपके थोड़े बहुत बोर्ड्स वगैरह कंटिन्यू होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फुल सिलेबस प्रॉपर एक रिवीजन करो, जिसमें 11th प्लस 12th आपका अभी के अभी पढ़ा हुआ होगा, बिकॉज लास्ट 2 मंथ में आपने 12th पढ़ा, उसके लास्ट 2 मंथ में आपने 11th पढ़ा, तो 11th प्लस 12th, जिसमें 11th को थोड़ा एम्फोसिस दे देना, बिकॉज 12th तो जस्ट अभी किया है। 11th को मान लो आप 20 दिन दे देना, 12th को 10 दिन दे देना, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। अप्रैल में इसका एग्जैक्टली रिवर्स कर देना। कैसे? 12th को आप 20 दिन दे देना और 11th को 10 दिन दे देना, ठीक है। तो ये प्रॉपर शेड्यूल हो जाएगा। 3 बार आपका कंप्लीट रिवाइज हो रहा है, तो 3 बार कंप्लीट रिवीजन के बाद आप डेफिनेटली अच्छा कर रहे होगे, और होपफुली मैं भी प्रे करता हूँ कि आप अच्छा करो। एंड ये स्केड्यूल अगर आप फॉलो कर लेते हो, मैंने खुद पर्सनली ये स्केड्यूल फॉलो किया था और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। वो बात अलग है कि फिर नीट एग्जाम एक्सटेंड होता गया, तो मेरे को फिर इसके बाद फिर और मेरे को मल्टीपल रिविजन्स का मौका मिला, अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करने का मौका मिला। बट ये स्केड्यूल भी अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं अपनी कोचिंग मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, सिंपली बिकॉज मैंने ये स्टेप फॉलो किया, जिसमें मैंने अप्रैल एंड तक आते आते कहीं ना कहीं 3 बार रिवीजन कर चुका था। सो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। चैनल को यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।